डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 63। अक्षय अपने केबिन में बैठा हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। उसकी आंखें एक तक सामने दीवार को घूर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं था, पर हाँ, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। तभी एक लड़की केबिन का दरवाजा खोलकर बिना परमिशन के अंदर आ जाती है। उसके हाथ में कॉफी का मग था। वह कैटवॉक करते हुए सीधा अक्षय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब वह देखती है कि अक्षय ने अभी तक उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा तो अचानक उसे गुस्सा आने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है और उस कॉफी के मग को हाथ में लिए सीधा अक्षय के बेहद नजदीक पहुंच जाती है और बिना वक्त गंवाए उसकी गोद में बैठ जाती है। वही अक्षय, जो पहले एक तक दीवार को घूर रहा था, वह तुरंत ही अपनी गुस्से भरी नजरों से उस लड़की को देखने लगता है और उसके बाद अपने मजबूत हाथों में उसके बाल को बेरहमी से जकते हुए कहता है, तुम भूलो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? तुमने मुझसे एक मौका मांगा था और वह मौका मैंने तुम्हें दिया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिना परमिशन के मेरे कैबिन में मुंह उठाकर चली आओगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? इतना कहकर अक्षय उसे बेरहमी से अपने आप से दूर धकेल देता है, जिससे वह लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाती और सीधा मुंह के बल फर्श पर गिर जाती है। अक्षय अपने हाथ को वहां पड़े टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहता है, आइंदा से मेरे नजदीक आने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जिससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएंगी। वही वह लड़की फर्श पर पड़ी हुई अक्षय से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो मुझे एक मौका दिया था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ दक्ष के दिल में अपनी जगह बनाने की, उसे अपनाने की, पर तुम मेरे साथ गैरों जैसा बर्तन कैसे कर सकते हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तो करती हूँ ना। मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी होगा, इसलिए प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वही अक्षय गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात मौके की तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए लाया हूँ, समझी? अक्षय इतना कहकर अपने केबिन से बाहर चला जाता है। वही वह लड़की फर्श पड़ी हुई रोने लगती है। वह और कोई नहीं बल्कि एरिका थी। वह रोते रोते याद करने लगती है कि कैसे उसने अक्षय के साथ इंडिया में काम करने की जिद की थी। पहले तो अक्षय मान नहीं रहा था, पर वह गिड़गिड़ाने लगी, जिसकी वजह से अक्षय ने उसका कहा मान लिया। क्योंकि अक्षय को उसकी ज़रूरत थी, उसने कहा था उसे सभी के सामने अक्षय की गर्लफ्रेंड होने का दिखावा करना होगा। उसको पहले तो समझ में नहीं आया, पर वह अक्षय के साथ इंडिया जाना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बात मान गई, पर अब वह पछता रही थी। क्योंकि अक्षय और दक्ष वह दोनों ही उसे किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। तभी अचानक से उसे चाहत का चेहरा याद आता है कि कैसे दक्ष उस लड़की को देखकर खुश हुआ करता है। उसने कई बार अक्षय को भी देखा है जो चाहत का नाम लेने से ही खुश हो जाता है, भले ही वह उसके चेहरे पर से ना दिखता हो, पर एरिका सब जानती थी। दूसरी दिल्ली एयरपोर्ट। सृष्टि और मिस्टर एंड मिसेस कपूर इस वक्त अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। उन सभी बॉडीगार्ड्स ने आम कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कोई बॉडीगार्ड होंगे। वह आम इंसानों की तरह ही दिखते थे, पर उनका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई भी उन्हें देखकर डर जाए। सृष्टि बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक मायूसी थी। वही मिसेस कपूर सृष्टि के सर को सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम मायूस क्यों हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? वही सृष्टि अपनी मॉम की बातों में फिक्र देखकर अपना सर ना में हिला देती है। तभी 10 से 12 गाड़ियां एयरपोर्ट के सामने आकर रुकती है, जिसे देखकर सृष्टि की आंखों में चमक आ जाते हैं। वह जानती थी इसमें जरूर उसका भाई होगा। भले ही कुणाल उससे छोटा हो, पर हमेशा उसका ख्याल वही रखता था। वह सिर्फ कहने के लिए बड़ी बहन थी, वरना उसमें ढेर सारा बचपन था, पर कुणाल बचपन से ही इंट्रोवर्ट और मैच्योर था, जिसकी वजह से सृष्टि को कभी कभी ऐसा लगता था कि कुणाल उसका बड़ा भाई हो। तभी उन सभी गाड़ियों में से बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और एक बॉडीगार्ड आकर बीच वाली ब्लैक रोल्स रॉयस का दरवाजा खोलता है, जिससे कुणाल अपनी गोद में अंश को लिए से बाहर निकलता है। वही सृष्टि भागकर अपने भाई के पास चली जाती है। तभी उसकी नज़र अंश पर पड़ती है। वह हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि कुणाल का एक बेटा भी है। उसे तो यही लगता था उसका भाई अनमैरिड है। वही कुणाल जब देखता है कि सृष्टि अंश को ही देख रही है तो वह सृष्टि से कहता है, दीदी आप मेरे बेटे को ऐसे क्यों घूर रही हो? वही सृष्टि चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट, क्या तुमने शादी कर ली? और क्या ये तुम्हारा बेटा है?
तभी मैं सोचूं इसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती जुलती क्यों है। कुणाल के मॉम डैड भी चलते हुए उनके पास आ जाते हैं। वही सृष्टि उनसे गुस्सा होते हुए कहती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे भाई ने शादी कर ली है। वही मिसेज कपूर सृष्टि को समझाते हुए कहती है, तुम अभी अभी ठीक हुई थी इसलिए हम तुम्हें शॉक देना नहीं चाहते थे। हमें पता था तुम जब इंडिया वापस जाओगी तो तुम्हें इस बारे में पता चल ही जाएगा। सृष्टि अपनी मॉम की बात को इग्नोर करके अंश को देखने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे कुणाल की गोद से लेने लगती है, पर अंश अपना चेहरा कुणाल के सीने में छुपा लेता है और अपना सरना में हिला देता है, जिसे देखकर सृष्टि का मुंह बन जाता है। सृष्टि अपना मुंह बिंगाड़ते हुए कुणाल से कहती है, तुमने अपने बेटे को भी अपने जैसा बना लिया है। चलो मुझे ये बताओ तुमने किस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। क्या मेरी भाभी यहाँ नहीं आए। वह इतना कहकर गाड़ी के अंदर देखने लगती है। कुणाल जब ये सुनता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी मिसेज कपूर बात को टालते हुए कहती है, क्या सारी बातें यही करोगे। चलो जल्दी घर चलते हैं, दादी हमारा वेट कर रही होगी। वही कुणाल अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है जिससे वह उनके सारे सामान को एक एक करके गाड़ी में रखने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां से कपूर पैलेस के लिए निकल जाते हैं। सृष्टि कुणाल के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी और मिस्टर एंड मिसेस कपूर पीछे वाली गाड़ी में थे। वही कुणाल के डैड इस वक्त विंडो से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मायूसी थी क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था, जैसे कि वह उनसे लिए एडजस्ट ही ना करते हो। वही कुणाल की मॉम जब अपने पति को ऐसे सोच में घूम देखती है तो उनके हाथ पर हाथ रख लेती है। दूसरी तरफ कुणाल की गाड़ी में सृष्टि बार बार कुणाल से उसकी वाइफ के बारे में पूछ रही थी, पर कुणाल उससे कहता तो क्या कहता, जिसे तंग आकर कुणाल मजबूरन अपने लैपटॉप में काम करने लगता है ताकि वह सृष्टि के सवालों से बच पाए। उसने अभी भी अंश को बंदर के बच्चे की तरह अपने सीने से लगाया हुआ था। वही अंश अपनी चोर नजरों से अपने डैडी के बगल में बैठी हुई लड़की को देख रहा था। कुछ ही देर में वह कपूर पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। यहां तक कि घर के सारे नौकर भी अपना सर झुकाए गेट के बाहर खड़े थे। सृष्टि कुणाल की बाह पकड़कर पैलेस के मेनन गेट के पास चली जाती है। वही उर्मिला जी अपनी पोती को देखकर खुश हो जाती है और उसके प्यारे चेहरे को निहारत हुए एक नौकर से आरती का थाल लाने के लिए कहती है। उनके पीछे पीछे कुणाल के मॉम डैड भी आ गए थे। वह भी आज इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलकर खुश थे। उर्मिला जी उन सभी का अच्छे से वेलकम करती है। वही सृष्टि अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाकर अपनी भाभी को ढूंढने लगती है। उसे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसको उसका भाई पसंद करता है। जहाँ तक उसे पता था कुणाल हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता था, इसलिए उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। तभी उसकी नज़र आयशा पर पड़ती है जो कि लावण्या जी के बगल में खड़ी हुई थी। सृष्टि को लगता है शायद ये कुणाल की वाइफ और उसकी भाभी होगी, जिससे वह आयशा को देखकर अपना मुंह बिगाड़ लेती है क्योंकि उसे आयशा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कुछ ही देर में सभी लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं। कुणाल उन सब के साथ वहां पर नहीं बैठता बल्कि वह अंश को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वही सृष्टि भी अपनी दादी के साथ बैठकर उनसे बातें कर रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को छोटी सी पूजा रखी हुई थी जिसमें घर के सारे लोग शामिल थे सिवाय कुणाल के। पूजा खत्म होने के बाद लावण्या जी वहां से नहीं जाती बल्कि अपने पति के साथ वहीं रुकती है। वही सृष्टि वहां से सीधा कुणाल के कमरे की ओर चली जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में फिर से वह खालीपन था। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए कमरे के आगे पहुंच जाती है और कुछ सोचकर दरवाजा नॉक करने लगती है। वही कुणाल जो सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वह तुरंत ही पहचान जाता है कि यह जरूर सृष्टि होगी, वरना यहाँ पर किसी की भी आने की हिम्मत नहीं होती थी। कुणाल सृष्टि से कहता है, दीदी आपको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। वही सृष्टि सीधा कुणाल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने भाई को देखने लगती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ सड़क के किनारे बने हुए बड़े से मंदिर में, जहाँ पर कई सारे लोग अपने मन में मुराद लेकर वहाँ आ रहे थे और जा रहे थे, उस भीड़ के बीच एक लड़की वहां पर बड़े से पेड़ के नीचे लकड़ी की बेंच पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह बिना किसी भाव के वहां पर आ जा रहे लोगों को देख रही थी। एपिसोड 64। कुणाल भले ही अपना काम कर रहा था पर उसे साफ समझ आ रहा था कि उसकी बहन कितनी बेचैन है। वह बिना लैपटॉप से अपनी नज़र हटाए सृष्टि से कहता है, पास्ट की बातें याद करके कुछ नहीं मिलेगा, जो होना था वह हो गया। वह राज मेरे दिल में दफन है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और आपको भी अपने दिल से इन सारी कड़वी यादों को बाहर निकाल देना चाहिए। वही सृष्टि जब कुणाल के मुंह से ये सुनती है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसे देखकर कुणाल अपनी जगह से खड़ा होता है और सृष्टि के पास जाते हुए कहता है,
दीदी आप क्यों रो रही है? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी जिंदगी को वापस से खुशियों से भर दूंगा। मुझे अपनी बहन की आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपकी पूरी लाइफ बड़ी है और आपका प्यार भी आपके साथ है। वह अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। वह हर रोज आपकी याद में तड़प रहे हैं। उनको तो अभी यही लगता है कि आप उनकी जिंदगी से चली गई हो, क्योंकि मैंने अभी तक आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहा है। वही सृष्टि जो पहले रो रही थी, वह कुणाल के मुंह से ये सब सुनकर पुरानी बातें याद करके कांपने लगती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब हो जाते हैं। वह अपनी हकलाती आवाज में कहती है, नहीं तुम उसे कुछ मत बताना वरना। वह इतना कहकर किसी गहरी सोच में गुम हो जाती है। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, जो कुणाल की नजरों से बच नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि इतना डर क्यों रही है। वह उसे कुछ कहना चाहता था, पर सृष्टि कुणाल को बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। ये देखकर कुणाल के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। वह जो कुछ देर पहले सृष्टि से अच्छे से बात कर रहा था, वह अपना फोन निकालकर बालकनी में चला जाता है। वह बालकनी में आकर स्लाइडिंग डोर बंद कर देता है। कमरे की बालकनी काफी बड़ी थी। कुणाल वहां जाकर चेयर पर बैठ जाता है और सिगार निकालकर उसे जलाने लगता है। सिगार जलाने के बाद वह अपनी सुनी आंखों से बाहर की ओर देखने लगता है, जहां पर हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। कुणाल सिगरेट के 2-3 लंबे कश लेकर कबीर को कॉल कर देता है। वही कबीर जो अभी ऑफिस में था, वह तुरंत ही उसका कॉल रिसीव कर लेता है। वह कुछ कहता उससे पहले ही कुणाल अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मुझे वंश राजावत की पूरी डिटेल चाहिए। उसने इन 7 सालों में क्या किया और किसके साथ रहा, हर छोटी से छोटी डिटेल मुझे कल तक अपने ऑफिस में चाहिए, वरना तुम्हें पता ही है आगे क्या होगा। वही कबीर जो अपनी चेयर पर बैठकर कुणाल की बात सुन रहा था, वह तुरंत ही वहां से खड़ा हो जाता है और अपनी सहमी आवाज में कहता है, जी सर, आप चिंता मत करिए, कल तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। कुणाल कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस से सिगरेट पीने लगता है। उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी, पता नहीं क्यों, पर उसे अंदर ही अंदर एक डर सताए जा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, काश वह जो सोच रहा है वह सच ना हो, वरना उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर बैठेगा। वह लगातार 1 घंटा बैठकर वहां पर स्मोकिंग करता रहा, जिसकी वजह से आसपास सिगरेट की स्मेल फैली हुई थी, जो काफी सफोकेटेड थी। उसे सिगरेट पीने के बाद भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। उसके अंदर अलग सी हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। उसे एक अनजाने से डर ने जकड़ रखा था। वह सोच सोचकर एक के बाद एक लंबे लंबे कश लिए जा रहा था। उसने जिस हाथ में सिगार पकड़ी हुई थी, वह हाथ कांप रहा था। उसका पूरा शरीर किसी अनजान डर से सिकुड़ रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी माथे की नीली नसें उभरी हुई नजर आ रही थी। वह अचानक से जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि उसने धुआं कुछ ज्यादा ही इनहेल कर लिया था। वह खांसते हुए उस सिगार को नीचे फर्श पर फेंक देता है और वहां से खड़ा होकर अपने रूम में जाने लगता है। वह अपनी काली गहरी आंखों से सामने सो रहे अंश को देखने लगता है, जो कुछ देर पहले ही रोकर सोया था। कुणाल वहां से सीधा बेड के पास चला जाता है और अपने बेटे को प्यार से देखने लगता है। फिर वह कुछ सोचकर टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप उठा लेता है और अंश के बगल में बेड पर बैठ जाता है। उसके बाद अपने लैपटॉप को ऑन करके खुराना मेंशन की फुटेज देखने लगता है। दूसरी तरफ वह लड़की जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वह अपनी वीरान आंखों से आसपास का नजारा देख रही थी। वह इस भीड़ में भी अकेली थी। वह तकरीबन दोपहर से यही बैठी हुई थी, जब से उसे इस बात का पता चला कि जो लोग उसे अपनी बेटी मानते हैं वह उसके असली पेरेंट्स नहीं है, और ना ही उनके साथ उसका कोई खून का रिश्ता था। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी असली पहचान क्या है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी, जो सच की तलाश में यहाँ तक पहुँच गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके पास जाए, इसलिए वह यहाँ आ गई। वो यहाँ पर सुकून की तलाश में थी, जो उसके दिल में उफन रहे तूफान को खत्म कर सके। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थी, वह आंसुओं के कारण बिल्कुल लाल हो गई थी। शाम के 6:30 बज गए थे, पर फिर भी वह अपने घर नहीं गई थी। वही स्वीकृति जी लिविंग हॉल में बैठी हुई बार बार चाहत का कॉल ट्राई कर रही थी और उसका फोन लग ही नहीं रहा था, क्योंकि वह मंदिर शहर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था, जहां से फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता था, जिसकी वजह से वहां पर नेटवर्क का कोई ठिकाना नहीं होता था। स्वीकृति जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह फिर से अपना फोन लेकर चाहत को कॉल कर देती है। इस बार उनका लक अच्छा था, जिसकी वजह से उनका कॉल कनेक्ट हो जाता है। चाहत जो अपने ही ख्यालों में घूम वहां पर बैठी हुई थी, जब वह देखती है कि उसका फोन रिंग हो रहा है, तो वह अपनी खाली आंखों से फोन स्क्रीन को देखने लगती है। जहां पर मॉम शो हो रहा था, वह आंसू पोंछकर अपने दर्द को छुपाते हुए एक लंबी सांस लेती है और अपनी मॉम का कॉल रिसीव कर लेती है।
तभी उसे अपने कानों में स्वीकृति जी की गुस्से भरी आवाज पड़ती है जो उसे बिना रुके डांट रही थी। वही चाहत उनकी डांट में फिक्र देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है, जिसकी वजह से उसके आंसू फोन स्क्रीन को भिगोने लगते हैं। वही स्वीकृति की जब चाहत की आवाज नहीं सुनती तो अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहती है, चाहत क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? चाहत थोड़ी देर रुककर अपनी मॉम से कहती है, मम्मा ड्राइव कर रही हूँ, अभी घर ही आ रही हूँ, आप चिंता मत करिए। वह इतना कहकर कॉल कट कर देती है। वही स्वीकृति जी अपने फ़ोन को देखने लगती है। उन्हें चाहत की आवाज़ में एक खालीपन सुनाई दे रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो रो रही हो। पर अब उनकी कुछ टेंशन कम हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चाहत सही सलामत है और वापस घर ही आ रही है। इसलिए वह तुरंत किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ कुणाल अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप स्क्रीन पर पूरा खुराना मेंशन देख रहा था, पर उसे वहां चाहत कहीं भी नहीं दिखती, जिसे वह बेचैन हो जाता है। वह मेंशन के बाहर की फुटेज चेक करने लगता है, पर वहां पर उसे सिक्योरिटी गार्ड के सिवा कोई नहीं दिखता। कुणाल जोर से चिल्लाना चाहता था, पर वह ये भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी वजह से अंश की नींद खराब हो सकती थी। इसलिए वह वहां से वॉशरूम में चला जाता है। उसे अपने सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो जाएगा। वह वॉशरूम में जाकर अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगता है। इस वक्त इसकी काली गली आंखों में कई सारे इमोशन थे। उसे खुद नहीं पता था कि वह ये क्या कर रहा है। वह अपने आप को सामने लगे मिरर में देखने लगता है, जहां पर उसकी काली गहरी आंखों में इमोशन का सैलाब आया था। वह तुरंत ही वॉशरूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद वह वापस अपना मुंह पोंछकर बेड पर बैठ जाता है। उसने अभी भी एयरपोर्ट वाले कपड़े पहन रखे थे। कुणाल ने अपना ब्लेजर निकाल दिया था। इसकी वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट ऐसी लग रही थी मानो लोहे की बनी हो, क्योंकि शटर के 2 बटन खुले थे। वह वहां से सीधा अपने लैपटॉप के पास चला जाता है और अपनी बेचैन निगाहों से चाहत को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र गेट से आती हुई फरारी पर पड़ती है। वह उसे देखकर चैन की सांस लेता है। वह बिना पल के झपकाए अपनी काली गहरी आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त जंग छिड़ी हुई थी। दूसरी तरफ चाहत अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करके सीधा मेंशन के अंदर जाने लगती है। वही स्वीकृति जी खाना बनाकर अभी अभी सोफे पर बैठी थी। वह गाड़ी की आवाज़ सुनकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बाहर की ओर जाने लगती है। तभी उन्हें सामने से आती हुई चाहत दिखाई देती है, जो अपने हाथ में प्लास्टिक के बगलिए चलती हुई आ रही थी। वही स्वीकृति जी चाहत को गौर से देखने लगती है। उन्हें आज उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। चाहत उनके नज़दीक आकर अपनी प्यारी आवाज़ में कहती है, लो मॉम, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आई हूँ। इतना कहकर स्वीकृति जी के हाथ में वह थमा देती है। वही स्वीकृति जी उसकी आवाज़ में फ़र्क साफ सुन सकती थी, इसलिए वह अपनी सख्त आवाज़ में कहती है, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? क्या तुम रोई थी? वही चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मॉम, मुझे जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ इतनी बदली बदली लग रही होगी। मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे। वही स्वीकृति जी चाहत को गौर से देखने लगती है। उन्हें उसकी बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, पर फिर भी वह अपना सर हाँ में हिला देती है और प्यार से कहती है, अब से तुम्हें कहीं बाहर जाने को नहीं मिलेगा और हाँ जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लेती हूँ। तभी पूरे मेंशन में जॉई की आवाज़ गूंजने लगती है। वह कब से यहाँ पर खड़ा चाहत का वेट कर रहा था, पर किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया था। इसलिए वह अपने आप को इग्नोर होता देखकर और रोक नहीं पाया और जोर जोर से भौंकने लगता है। वह अभी भी चाहत के पास नहीं आया था, क्योंकि वह उससे नाराज था, इसलिए वह दूसरी ओर देखकर भौंक रहा था। वही कुणाल, जो लैपटॉप स्क्रीन पर यह नज़ारा देख रहा था, वह चाहत को देखकर समझ जाता है कि उसे सच्चाई का पता चल गया है। वह उसे हर्ट करना नहीं चाहता था, पर यह जरूरी था। अगर उसे अपनी जिंदगी में लाना था तो उसे उसकी सच्चाई से रूबरू कराना जरूरी था। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।